नमस्कार। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स में हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में समझा था, जैसे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट दूसरी इन्वेस्टमेंट मेथड से अलग होती है, आईपीओ क्या होता है, कंपाउंडिंग, टाइप्स ऑफ कंपनीज, इन्वेस्टिंग करते समय क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त होने वाली कॉमन मिस्टेक्स, इन जैसी कई सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। इस कोर्स के बाद कई सारी लोगों की डिमांड आने लगी कि इसके आगे का कोर्स भी आप बनाइए, और इसलिए हम एक नए कोर्स के साथ आए हैं जिसका नाम है स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स। इस कोर्स को आप स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स का नेक्स्ट पार्ट कह सकते हो। इस कोर्स में हम स्टॉक मार्केट में जो बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट के मैजिक फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे, हम मिस्टर जॉन बोगल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, साथ ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जेम्स ओशॉग्नेसी, मोनिश पाबराई, पीटर लिंच, फिलिप फिशर, वॉरेन बफेट, जोसेफ पियोट्रोस्की, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही ये सारे इन्वेस्टर बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स कमाए हैं। तो इन शॉर्ट इस कोर्स में हम रियल टाइम स्ट्रेटेजीज और उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में समझेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कैसे मार्केट सिनेरियो वाइज आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बदलनी होगी। इस कोर्स में हम एक दो स्ट्रेटेजी पर ही फोकस नहीं करने वाले, हम कई सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे और हर एक स्ट्रेटेजी की जो हिडन ब्यूटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही उस स्ट्रेटेजी के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे। इन स्ट्रेटेजीज को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाता है। और इन स्ट्रेटेजी को समझने का और एक फायदा ये है कि इन स्ट्रेटेजी के बेसिस पर आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। देखो, हर किसी की अलग अलग चॉइसेस होती है। कोई चीज अगर किसी और को बहुत अच्छे से सूट कर रही है तो शायद वो चीज आपको सूट ना करे। इसलिए जरूरी ये होता है कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाना। तो एक बार आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी सीख गए तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बड़े आराम से बना सकोगे। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स कंप्लीट कर लिया है या फिर आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स आते हैं तो ये कोर्स आपके लिए आइडियल कोर्स है जो आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा और स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजीज के बारे में सिखाएगा। साथ ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे चुनी जाती है, कंपनीज कैसे चुनी जाती है, इसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नमस्कार, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स के पहले पार्ट में आपका स्वागत है। तो इस कोर्स में हम बात करने वाले हैं अलग अलग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में, कि कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, कौन से क्राइटेरियाज है जिन्हें वो देखते हैं और उसके बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है जो उन्हें सूट करती है। तो हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट से, और हम बात करेंगे उनके मैजिक फॉर्मूला के बारे में। अपनी एक स्ट्रेटेजी को उन्होंने नाम दिया है मैजिक फॉर्मूला, जो कि इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर है। चलो तो देखते हैं कि मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट का मैजिक फॉर्मूला क्या है और किस बेसिस पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे। अगर मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट की बात की जाए तो वो एक वैल्यू इन्वेस्टर और हेज फंड मैनेजर थे। उन्होंने इन्वेस्टिंग पर कई सारी बुक्स भी लिखे हैं, जैसे कि द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट। 1985 में उन्होंने गोथम कैपिटल, जो कि उनका हेज फंड है, उसे शुरू किया और अगले 20 सालों में उन्होंने सालाना 37% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सालाना 37% रिटर्न बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न है। और ये रिटर्न उन्होंने 1-2 सालों के लिए नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली दिया है, यानी 20 सालों के लिए दिया है। मैजिक फॉर्मूला में अच्छी कंपनीज को ढूंढा जाता है जो सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो, यानी अच्छी कंपनीज और सस्ता वैल्यूएशन, ये दोनों चीजें मैजिक फॉर्मूला में देखी जाती है। मैजिक फॉर्मूला की टोटल 6 स्टेप्स है। चलो तो इन्हें स्टेप वाइज समझ लेते हैं। पहली स्टेप ये है कि आपको मैजिक फॉर्मूला उन्हीं कंपनीज पर अप्लाई करना है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 से 10,000 करोड़ के ऊपर है। आप बहुत ही छोटी कंपनीज पर मैजिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैजिक फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त मैजिक फॉर्मूला का ये पहला क्राइटेरिया हमेशा अपने दिमाग में रखें। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि मैजिक फॉर्मूला बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज पर अप्लाई नहीं करना है। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ क्राइटेरिया पे, जो कि इस मैजिक फॉर्मूला के मेन क्राइटेरियाज है। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि उस कंपनी की अर्निंग यील्ड ज्यादा होनी चाहिए, और फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि उस कंपनी का ROC, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ज्यादा होना चाहिए। अब अर्निंग यील्ड ज्यादा है या नहीं ये कैसे पता करें, तो उसका फॉर्मूला भी मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट ने दिया है। अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला जो उन्होंने दिया है वो ये है कि EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय एंटरप्राइज वैल्यू। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के टैक्सेशन अलग अलग होते हैं, इसलिए मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट ने नेट प्रॉफिट लेने की बजाय EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं, वो लिया है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये चीज आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिल जाएगी। उसके बाद अब बारी आती है एंटरप्राइज वैल्यू की। तो एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो एंटरप्राइज वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस टोटल डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें तुरंत मनी कंट्रोल से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल
अगर हमें TCS दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन पता करना होगा, जो कि मनी कंट्रोल से पता करेंगे। तो moneycontrol.com पर जाकर आप TCS सर्च कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगा, जो कि फिलहाल 7,97,137 करोड़ है। उसके बाद आप उसमें डेट को ऐड कर लीजिए। डेट आपको TCS के बैलेंस शीट पर लायबिलिटी साइड में मिलेगा। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में दो सेक्शंस हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर आप देख सकते हो बोरोइंग्स। तो ये हो गई नॉन करंट बोरोइंग्स यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि है 33 करोड़। और उसके बाद करंट लायबिलिटीज में आके बोरोइंग्स चेक कीजिए। तो करंट बोरोइंग्स मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो कि नील है। तो यहाँ पर TCS का डेट आएगा 33 करोड़। उसके बाद इस फॉर्मूला में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। तो एसेट साइड में करंट एसेट में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मिलेगा, जो कि 3327 करोड़ है। तो TCS की एंटरप्राइज वैल्यू निकल कर आएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज 7,97,137 करोड़ प्लस डेट दैट इज 33 करोड़ माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दैट इज 3327 करोड़। तो TCS की एंटरप्राइज वैल्यू निकल कर आई है 7,93,843 करोड़। तो आपने देख लिया कि एंटरप्राइज वैल्यू निकालना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। चलो तो हम यहाँ पर TCS की अर्निंग यील्ड निकाल कर देखते हैं। तो अगर TCS का EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखा जाए तो TCS के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में TCS का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन TCS का अर्निंग बिफोर टैक्स दिया गया है, जो कि है 40,705 करोड़। तो एक्सपेंसेस में E जो ऑप्शन है वहां पर लिखा है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में मेनली इंटरेस्ट कॉस्ट ही होती है। तो आपको करना होगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको फाइनेंस कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा। सो लेट्स डू दैट। सो TCS का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 40,705 करोड़ प्लस फाइनेंस कॉस्ट है 170 करोड़। तो टोटल निकल कर आती है 40,875 करोड़, जो कि TCS का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपको बता दूं, अर्निंग और प्रॉफिट दोनों का मतलब एक ही होता है। सो TCS का EBIT आया है 40,875 करोड़ डिवाइडेड बाय TCS का एंटरप्राइज वैल्यू दैट इज 7,93,843 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि निकल कर आता है 5.14%। इसी तरह आपको कई सारी कंपनीज की अर्निंग यील्ड निकालनी होगी, और जिन कंपनीज की अर्निंग यील्ड ज्यादा है उन्हें आपको ऊपर रखना होगा। अर्निंग यील्ड के बाद अब 4th स्टेप आती है हाई ROC दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला है EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब EBIT कैसे ढूंढना है ये तो हमें पता है, तो अब हम बात करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता करें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और ये सारी चीजें आपको कंपनी की बैलेंस शीट में दिखेगी। तो यहाँ पर TCS की बैलेंस शीट आप देख रहे हो। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको दिखेंगे TCS के नॉन करंट एसेट्स। तो TCS के टोटल नॉन करंट एसेट्स है 20,468 करोड़ और TCS के टोटल करंट एसेट्स है 79,032 करोड़। उसके बाद हम देखेंगे TCS की करंट लायबिलिटीज, जो कि है 18,896 करोड़। तो TCS का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 80,604 करोड़। तो चलो अब निकालते हैं ROC। तो EBIT दैट इज 40,875 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 80,604 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि निकल कर आता है 50.71%, जो कि काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। तो इसी तरह आपको बाकी कंपनीज का भी ROC निकालना है, और जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ज्यादा है उनको आपको ऊपर रखना है। और फिर वो कंपनीज जिनकी अर्निंग यील्ड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल दोनों काफी ज्यादा है, ऐसी 20-25 कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है। मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट कहते हैं कि 20-25 कंपनीज इसलिए क्योंकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाए। अब बात करते हैं 5th क्राइटेरिया के बारे में। 5th क्राइटेरिया ये है कि जिन कंपनीज की शेयर प्राइस खराब परफॉर्म कर रही है उनको आपको 1 साल के 1 हफ्ता पहले बेच देना है, और जिन कंपनीज की शेयर प्राइस काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है उन्हें आपको 1 साल होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर बेच देना है। तो आपने जिन 20-25 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उनमें से कुछ कंपनीज को आपको 1 साल होने के 1 हफ्ता पहले बेच देना है, और जिन कंपनीज की शेयर प्राइस काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है उनमें से कुछ कंपनीज को आपको 1 साल होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर बेच देना है। अब सवाल ये आता है कि लूजर कंपनीज को 1 साल होने के 1 हफ्ता पहले और विनर कंपनीज को 1 साल होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर क्यों बेचना है। तो उसके पीछे रीजन है टैक्सेशन। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% है, यानी आप किसी शेयर को 1 साल के पहले बेच देते हो तो जो भी प्रॉफिट आपको होगा उस पर आपको 15% टैक्स देना होगा, और 1 साल के अंदर आप जो शेयर बेचते हो जिन पर आपको लॉस हुआ है उनमें टैक्स देने की बात ही नहीं आती। इसलिए जो लूजर है
उनको आपको 1 साल होने के 1 हफ्ता पहले बेच देना है, और जो विनर्स हैं उन्हें 1 साल होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर बेच देना है। क्योंकि इंडिया में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात की जाए, यानी अगर आप किसी शेयर को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि पहले 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर नहीं है। और अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए के ऊपर जाता है तो जो अमाउंट 1 लाख रुपए के ऊपर जाएगी उस पर आपको 10% टैक्स लगेगा। यानी अगर आपने किसी कंपनी को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया है और उसमें आपको 60,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 60,000 रुपए के प्रॉफिट पर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना होगा। वही अगर आपका उस शेयर पर प्रॉफिट 1,20,000 रुपए का हो जाता है तो पहले 1 लाख रुपए पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और उसके ऊपर जो 20,000 रुपए है उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा। तो मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट का ये 5वां क्राइटेरिया टैक्सेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उसके बाद मैजिक फॉर्मूला की लास्ट चीज ये है कि ये चीज आपको अगले 5-10 साल तक कंटिन्यू करनी है। तो ये है कंप्लीट मैजिक फॉर्मूला। अब सवाल ये आता है कि किसी भी कंपनी की अर्निंग यील्ड निकालने में, उसका आरओसी निकालने में काफी टाइम लगेगा, और ऐसी कई सारी यानी 100, 200, 400 कंपनीज का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा। तो बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसका भी सोल्यूशन निकल के आया है। मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट ने अपनी ही वेबसाइट शुरू कर दी है जिसका नाम है magicformulainvesting.com। वहां पर जाकर आपको बस 2 चीजें सिलेक्ट करनी होती है। एक है कि मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको कितना रखना है, और दूसरा नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको कितने चाहिए, 30 चाहिए या 50 चाहिए। अगर आपने 30 सिलेक्ट किए तो आपको यूएस मार्केट की वो 30 कंपनीज मिल जाएगी जिनकी अर्निंग यील्ड और आरओसी हाई है। अगर आपने 50 पर क्लिक किया तो आपको यूएस मार्केट की वो 50 कंपनीज मिल जाएगी जिनकी आरओसी और अर्निंग यील्ड हाई है। वही अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो magicformulainvesting.com पर इंडियन मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन डरने की बात नहीं, उसके लिए एक दूसरा सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन आपको screener.in देता है। उसके लिए आपको screener.in पर जाना होगा और यहाँ स्क्रीन्स पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन्स पर क्लिक करने पर आपको कई सारे स्क्रीन्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैजिक फॉर्मूला बेस्ड ऑन फेमस मैजिक फॉर्मूला, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको मैजिक फॉर्मूला के अनुसार जिन इंडियन कंपनीज की अर्निंग यील्ड ज्यादा है और आरओसी ज्यादा है वो कंपनीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको क्वेरी दिखेगी जहाँ पर क्या क्या स्क्रीनर इसके लिए लगाए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो स्क्रीनर ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 25 से ज्यादा होना चाहिए, अर्निंग यील्ड 15 से ज्यादा होनी चाहिए, बुक वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। वैसे इस मैजिक फॉर्मूला में बुक वैल्यू का कोई जिक्र नहीं था, फिर भी यहाँ पर लिया गया है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अगर कोई चेंजेस करने तो आप कर सकते हो। लेट से आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे 5,000 कर दीजिए और उसके बाद रन दिस क्वेरी पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको मैजिक फॉर्मूला की वो कंपनीज मिलेगी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज्यादा है। तो इस तरह screener.in पर आपको मैजिक फॉर्मूला रेडीमेड मिल जाएगा, और जो कंपनीज मैजिक फॉर्मूला के अनुसार टॉप करती है उनकी रैंकिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 को फॉलो करना है, वो आपको खुद को करना होगा। मैजिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी कंपनीज आती हैं उनमें से कुछ कंपनीज को आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो मैजिक फॉर्मूला में जो भी चीजें की गई है उसमें कई सारी चीजें कवर की गई है, जैसे कि प्रॉफिट, इक्विटी, डेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एसेट्स, ये सारी चीजें मैजिक फॉर्मूला में कवर की गई है। अब बात करते हैं मैजिक फॉर्मूला के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अगर मैजिक फॉर्मूला के बेनिफिट्स की बात की जाए तो मैजिक फॉर्मूला ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट ने इस फॉर्मूला को फॉलो करके 20 सालों के लिए सालाना करीब 37% रिटर्न कमाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न है। मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट के इस फॉर्मूला ने जो मार्केट इंडाइसेस होते हैं उनको बड़ी आसानी से बीट कर दिया है। वही अगर मैजिक फॉर्मूला के कॉन्स की बात की जाए तो मैजिक फॉर्मूला में मैनेजमेंट एनालिसिस का जिक्र नहीं होता। इंडिया में हम देखते हैं कि कई सारे फ्रॉड्स चलते रहते हैं। रिसेंटली हमने देखा DHFL का, HDIL का, ऐसे कई सारे फ्रॉड्स इंडिया में चलते रहते हैं जिसका डायरेक्ट नुकसान इन्वेस्टर्स को होता है। और उससे बचने का बेस्ट उपाय है कि मैनेजमेंट एनालिसिस करो। बस क्वांटिटेटिव एनालिसिस से काम नहीं चलता है। तो मैनेजमेंट एनालिसिस यहाँ पर आपको खुद को करना होगा क्योंकि मैजिक फॉर्मूला में उसका जिक्र नहीं है। उसके बाद मैजिक फॉर्मूला में FCF दैट इज फ्री कैश फ्लो के बारे में कोई जिक्र नहीं है। वैसे फ्री कैश फ्लो को प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन मैजिक फॉर्मूला में उसका जिक्र नहीं है। तो ये था कंप्लीट मैजिक फॉर्मूला और उसके प्रोज एंड कॉन्स। आशा करता हूँ कि आपको मैजिक फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट मेथड के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक मार्केट की सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल RS लर्न एंड अर्न को अभी सब्सक्राइब करें।